कर लीजिएगा, बाद में इशू ना हो थोड़ा सा। और वॉइस चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि बाद में इशू ना हो वॉइस का। तो रेडी करते हैं, अपन चालू करते हैं आज का टॉपिक क्ले मिनरल्स। कल देखा था सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द फर्स्ट वन इज द फोर्सेस एंड द अनदर वन इज द वाटर कंटेंट। तो फोर्सेस कौन कौन से, तो मेजर जो फोर्स अगर बात करें तो ग्रेविटी फोर्स एंड सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। और अगर ग्रेविटी फोर्स की बात करें, इट इज मेजरली प्रेजेंट इन व्हाट टाइप ऑफ सॉइल, ग्रेविटी फोर्स इज मेजरली प्रेजेंट इन कोर्स ग्रेन सॉइल। और मेजरली का मतलब जिसका मेजर रोल प्ले करता है, मतलब अधिकतर जो फोर्सेस है वो कौन से देखने को मिलेंगे, ग्रेविटी फोर्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें इन फाइन ग्रेन सॉइल्स तो सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज आर रेस्पॉन्सिबल। तो सर रिवाइज करें तभी स्टूडेंट्स आ जाएं जब तक। और सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज भी दो तरह का होता है। द फर्स्ट वन इज द अट्रैक्टिव, अनदर इज द रिपल्सिव। सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फाइन ग्रेन सॉइल में मिलता है। तो अपन आते थे स्ट्रक्चर पे। हमने सॉइल स्ट्रक्चर देखे थे कौन कौन से, द फर्स्ट वन इज सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर। अगर बात करें सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर की, इफ द पार्टिकल हैविंग साइज ग्रेटर देन 0.02 mm, 0.02 mm से बड़े पार्टिकल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। द मेजर फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर इज ग्रेविटी। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका सैंड एंड ग्रेवल था। फिर आते हैं अपन सेकंड पे। सेकंड था आपका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आर फाउंड इन दोज सॉइल व्हिच हैविंग पार्टिकल साइज 0.02 mm टू 0.002 mm तक के पार्टिकल के बीच में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है। और मेजर फोर्सेस जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो बोथ होंगे ग्रेविटी फोर्स एज वेल एज सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द सिल्ट एंड सम ऑफ द क्ले के अंदर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देन अपन बात करते हैं फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर की। फ्लोकुलेंट और डिस्पर्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। तो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर की बात करें और डिस्पर्स, फ्लोकुलेंट कैसे कनेक्ट होते हैं, फ्लोकुलेंट में एज टू एज या एज टू फेस कनेक्ट होते हैं आपके स्ट्रक्चर। और कहां देखने को मिलेगा, इफ द पार्टिकल साइज इज लेस देन 0.002 mm से छोटे पार्टिकल में देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। वॉइड क्या होते हैं, वॉइड ज्यादा होते हैं, स्ट्रेंथ उनकी क्या होगी, कम होती है। बात करें नेक्स्ट इज दी आपका था डिस्पर्स स्ट्रक्चर। इसमें फेस टू फेस कनेक्ट होते हैं, फेस टू फेस कनेक्ट होते हैं। और इसके अंदर बात करें तो लोअर रेट होता है, स्ट्रेंथ इनकी कम होती है। और चार्जेस कौन सा, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डिस्पर्स में कौन सा, रिपल्सिव। और आपका फ्लोकुलेंट में कौन सा, अट्रैक्टिव। क्लियर हुआ यहां तक। फिर अपन आए थे कंपोजिट सॉइल के स्ट्रक्चर पे। तो कोहेसिव मैट्रिक्स, ठीक है, एक तो थी कोहेसिव मैट्रिक्स और कोर्स ग्रेन स्केलेटन। कोर्स ग्रेन स्केलेटन में कोर्स पार्टिकल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, लेस कंप्रेसिबल एंड देयर वॉइड इज फिल्ड विद द हेल्प ऑफ द फाइन ग्रेन पार्टिकल और वी कैन से सैंड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें तो था आपका कोहेसिव मैट्रिक्स। तो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर और उनके बीच में क्या होंगे, कोर्स ग्रेन पार्टिकल होंगे, दे आर लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू दी कोर्स ग्रेन स्केलेटन। क्लियर हुआ रिवीजन। तब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। रेडी करें, बताइए आ चुके सभी स्टूडेंट्स, बताइए। तो देखिएगा क्ले मिनरोलॉजी की बात करते हैं। तो ऑल दी क्ले मिनरल्स, जितने भी क्ले मिनरल्स हैं, तो ऑल दी क्ले मिनरल्स आर मेड अप ऑफ टू फंडामेंटल यूनिट्स। इनसे टू फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनता है यूनिट्स। और कौन सी वो दो फंडामेंटल यूनिट्स है, इनको बोलते हैं शीट्स। द फर्स्ट वन इज द सिलिका शीट एंड द अनदर वन इज द एल्यूमिना शीट। एक तो होती है सिलिका शीट और दूसरी होती है एल्यूमिना शीट, इनसे मिलके बनता है। तो लिखिएगा फर्स्ट वन इज सिलिका शीट एंड द अनदर वन इज एल्यूमिना शीट। ये दो फंडामेंटल यूनिट है, मतलब कोई भी क्ले मिनरल हो ये बेसिकली किन शीट से मिलके बनता है, इधर दी सिलिका और दी एल्यूमिना शीट, दो शीट से मिलके आपका क्ले मिनरल बनता है।
क्लियर है, नोट करिएगा। और ये अलग अलग जो शीट्स होती है, ये अलग एरे में जमी होती है। कोई रेशो होता है 1:1, को होता है 2:1, कुछ इस तरह से रेशो होता है। और इसी के साथ हम क्या कह सकते हैं, इनके बीच में बॉन्ड भी अलग अलग करते हैं, वेरी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्ले मिनरल। इस पे डिपेंड करेगा, क्ले मिनरल के टाइप पे डिपेंड करता है बॉन्ड भी। ठीक है, करिए नोट, और नोट करके डन करिएगा। नोट करके डन करिएगा। वेरी गुड। चलिए अब आते हैं शीट पे। तो फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट इज सिलिका शीट। सिलिका शीट की बात करते हैं। सिलिका शीट की अगर बात की जाए तो सिलिका शीट कैसी है? सिलिका शीट जो होती है टेट्राहाइड्रल यूनिट होती है। सिलिका शीट इज अ टेट्राहाइड्रल यूनिट इन विच 4 ऑक्सीजन एटम, वन सिलिका एटम इज एनक्लोज बाय द 4 ऑक्सीजन एटम। तो एक सिलिका एटम को 4 ऑक्सीजन एटम के बीच में ट्रैप एनक्लोज करके रखते हैं। तो ये कैसा है? टेट्राहेड्रल यूनिट है। कैसा है ये? टेट्राहेड्रल यूनिट है। तो पॉइंट लिखिएगा। और साथ में टेट्राहाइड्रल के साथ में कि ये किस शेप की होती है, तो ये जनरली ट्रेपेजोइडल शेप की होती है। जनरली ट्रेपेजोइडल शेप की होती है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है? शीट का ट्रेपेजोइडल होता है। तो लिखिएगा, इट इज अ टेट्राहाइड्रल यूनिट, इट इज अ टेट्राहेड्रल unit in which 4 oxygen atom, in which 4 oxygen atom is enclosed by, is enclosed by one silica, enclosed by one silica, चलिएगा। तो क्या लिख रहे हैं कि इट इज अ टेट्राहाइड्रल यूनिट इन विच 4 ऑक्सीजन एटम एनक्लोज्ड बाय वन सिलिका एटम। एनक्लोज्ड लिखो। तो इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम। तो ये ऑक्सीजन एटम है, ये एनक्लोज होता है वन सिलिका एटम से। ये सिलिका एटम है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन एटम इज एनक्लोज्ड वन सिलिका एटम। ये ऐसा ही है, सिलिका एटम है। कैसा शेप होता है इस शीट का? तो ट्रेपेजोइडल शेप होता है, कुछ इस तरह का शेप दिखता है। शेप की अगर बात करें, ट्रेपेजोइडल शेप कैसा होता है? ट्रेपेजोइडल शेप होता है। ठीक है, तो ये तो हुई आपके किसकी बात? सिलिका शीट की बात हुई। नोट करके डन करिएगा। नोट करके डन करिएगा।
हुआ कि नहीं हुआ? डन। जल्दी बताइए, फिर अपन आएंगे नेक्स्ट पे। फिर आएंगे अपन नेक्स्ट पे। इसको नोट करके डन करिएगा। वेरी गुड। एल्यूमिना शीट पे आते हैं। एल्यूमिना शीट कैसी है? एल्यूमिना शीट होती है ऑक्टाहेड्रल यूनिट। Alumina sheet is an octahedral unit in which 6 hydroxyl atom is enclosed by the one aluminum atom, or either it's a Fe iron atom होता है और मैग्नीज ब्रूसाइड, ठीक है, ये सब एटम होते हैं उसके अंदर। तो लिखिएगा इसके अंदर एल्यूमिना शीट के अंदर, एल्यूमिना शीट की अगर बात करें तो लिखिए इट इज एन ऑक्टाहेड्रॉन यूनिट। इट इज एन octahedron octahedral unit in which six in which six hydroxide atom xyl atom is hydroxyl atom is to form is to form an octahedral यूनिट। इसमें 6 हाइड्रोक्साइल एटम क्या करते हैं? ऑक्टाहेड्रल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बीच में क्या होगा? एल्यूमिनियम का भी एटम हो सकता है। जो एटम होगा, जैसे उसमें सिलिका था तो इसमें एल्यूमिना हो सकता है, तो एल्यूमिनियम का एटम होगा। तो केवल एल्यूमिनियम होगा ऐसा भी नहीं है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है और मैग्नीज भी हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप होता है। शेप कैसा होगा इसका? रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर शेप होगा। तो इसमें जो एनक्लोज्ड होगा एटम, वो एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, एल्यूमिना का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है और मैग्नीज का भी हो सकता है। तो अगर सर एल्यूमिना का एटम हुआ तो फिर उसे क्या कहेंगे? उसे एल्यूमिना शीट या गिब्साइट शीट कहते हैं। जब आयरन का एटम एनक्लोज्ड होगा तो उसे फेराइट शीट कहते हैं। जब मैग्नीशियम का होगा तो उसे ब्रूसाइट शीट कहते हैं। क्लियर हो गया? बताओ, समझ में आया? तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, तो लिखिएगा। अब अब वो एटम कौन सा होगा? एल्यूमिनियम का होगा, या वो आयरन का भी एनक्लोज हो सकता है, या फिर वो मैग्नीशिया का भी हो सकता है। तो एल्यूमिना का जो एटम होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एल्यूमिना या गिब्साइट शीट। तो आप मोर अप्रोप्रिएट क्या लिख सकते हो? गिब्साइट शीट। क्या लिख सकते हैं? गिब्साइट शीट। अगर आयरन का है तो फेराइट शीट कहते हैं उसे, फेराइट शीट। और मैग्नीशियम का है तो ब्रूसाइट शीट, ब्रूसाइट शीट कहते हैं।
तो उस एक्ट्राहेड्रल यूनिट के अंदर, ऑक्टाहेड्रल यूनिट के अंदर जो एनक्लोज एटम अगर एल्यूमिनियम का है तो गिब्साइट शीट कहेंगे, अगर वो आयरन का है तो फेराइट शीट कहेंगे, अगर मैग्नीशियम का है तो ब्रूसाइट शीट कहेंगे। तो इन्हीं से मिलके क्या बनता है, रेक्टेंगुलर यूनिट। रेक्टेंगुलर कुछ इस तरह से पैटर्न होता है, उसमें एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, किसी का भी। जनरल अपन ने लिख दिया एल्यूमिना की शीट जनरली यूज की जाती है उसको फॉर्मेशन के लिए, इसलिए उससे अपन कहते हैं गिब्साइट शीट या एल्यूमिना शीट। रेक्टेंगुलर उसका शेप होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग अब हमारे क्ले मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज द कियोलिनाइट, द सेकंड वन इज द मोंट मोरिलोनाइट एंड द थर्ड वन इज द इलाइट। तो क्योलिनाइट, मोंट मोरिलाइट एंड इलाइट आर द क्ले मिनरल्स। नोट करिए और नोट करने के बाद में डन करिएगा। नोट करके डन करिएगा, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप इस पे, क्ले मिनरल्स। टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स, टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज द कियोलिनाइट, कियोलिनाइट। सेकंड वन इज द मोंट मोरिलोनाइट, द थर्ड वन इज द इलाइट। कौन से? क्योलिनाइट क्ले मिनरल, सेकंड वन इज द मोंट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल एंड द थर्ड वन इज द इलाइट क्ले मिनरल। तो ये तीन होते हैं क्ले मिनरल्स। अगर पूछे क्वार्ट्स, तो क्वार्ट्स क्ले मिनरल नहीं है वो। क्वार्ट्स अगर पूछे तो क्वार्ट्स क्ले मिनरल नहीं है। नोट करिएगा, तीन क्ले मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज क्योलिनाइट, सेकंड वन इज द मोंट मोरिलोनाइट एंड थर्ड वन इज द इलाइट। अब आते हैं अपन फर्स्ट क्ले मिनरल में, क्योलिनाइट। द फर्स्ट क्ले मिनरल इज क्योलिनाइट क्ले मिनरल। क्योलिनाइट क्ले मिनरल की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखिएगा? इट इज मेड अप ऑफ वन सिलिका एंड वन एल्यूमिना शीट। ईच यूनिट ऑफ क्योलिनाइट मिनरल इज मेड अप ऑफ वन सिलिका एंड वन एल्यूमिना शीट। एक सिलिका और एक एल्यूमिना शीट से क्या मिलके बनता है? क्योलिनाइट मिनरल बनता है। सेकंड, ये क्योलिनाइट जो क्ले मिनरल है, इनके बीच जो डिफरेंट शीट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ H2 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर हुआ? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? चाइना क्ले इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्योलिनाइट मिनरल। डन? अरे कोई कमेंट वमेंट नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ वन सिलिका एंड वन एल्यूमिना शीट, वन एल्यूमिना शीट, एक सिलिका और एक एल्यूमिना शीट से मिलके बनता है। इट इज मेड अप ऑफ वन सिलिका एंड वन एल्यूमिना शीट। वन सिलिका एंड वन एल्यूमिना शीट से मिलके बनता है क्या चीज? आपका क्योलिनाइट मिनरल। इसलिए इसमें लिखते हैं रेशो 1:1। 1:1 का मतलब समझ में आ गया? वन सिलिका एंड वन एल्यूमिना शीट।
1:1 हो गया। नेक्स्ट, डिफरेंट यूनिट्स आर different units are joined together by a H2 bond, H2 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं डिफरेंट यूनिट्स। तो वन एल्यूमिना और वन सिलिका सीड से मिलकर बनता है, और ये जो डिफरेंट यूनिट्स हैं दीज आर जॉइंट टुगेदर बाय अ H2 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वन सिलिका एंड वन alumina sheets है, और by the H2 bond different units are joined together by H2 bond। ये नोट करिएगा। अब कैसा इनका स्ट्रक्चर होगा, क्या यूनिट्स होती हैं, कैसे यूनिट बनती है, क्या डायग्राम होगा, वो आप देखेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए, तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे वन सिलिका एंड वन एल्यूमिना शीट से मिलकर बनता है। रुकिए एक बार, किससे बनता है? वन एल्यूमिना एंड वन सिलिका शीट। ये एल्यूमिना हो गया, और सिलिका, सिलिका कैसी होती है? ट्रेपेजोइडल यूनिट होती है। वन एल्यूमिना एंड वन सिलिका शीट से मिलके क्या बनता है आपका? क्योलाइट मिनरल। अगेन ये वापस वन एल्यूमिना एंड वन सिलिका शीट, वन सिलिका शीट, ये है यूनिट, इनको बोलते हैं यूनिट। ठीक है, ये डिफरेंट यूनिट्स जो होती हैं दे आर जॉइंट टुगेदर बाय विच बॉन्ड? H2 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। डिफरेंट यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यूनिट क्या है? 1:1, वन एल्यूमिना वन सिलिका, वन एल्यूमिना वन सिलिका होता है आपका। डिफरेंट यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय H2 बॉन्ड। एग्जाम्पल की बात करें तो क्योलाइट मिनरल का एग्जाम्पल क्या होगा? चाइना क्ले। चाइना क्ले is an example of keolite mineral, China clay। बॉन चाइना के कप क्रॉकरीज आती है ना, वो चाइना क्ले। स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं क्ले मिनरल। सबसे स्ट्रॉन्ग क्ले मिनरल भी कौन सा होगा? क्योलाइट क्ले मिनरल होगा, क्योंकि एक्टिविटी सबसे कम होती है, 0.38 होती है एक्टिविटी। वॉल्यूम चेंज जो होता है वो 0.38 होता है, इसलिए एक्टिविटी सबसे कम है इसकी। नोट हुआ या नहीं हुआ? हुआ नोट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर आएंगे नेक्स्ट मिनरल पे, विच इज नोन एज मोंट मोरिलोनाइट मिनरल। वेरी गुड। अच्छा, प्रेजेंट है ना, मुझे लगा कहीं चले तो नहीं गए। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्ले मिनरल इज मोंट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल। ये जो क्ले मिनरल है, ये कहाँ पे फाउंड होता है या किस टाइप ऑफ सॉइल में होता है? तो आपने देखा हो ब्लैक कॉटन सॉइल, जो मैंने आपको पढ़ाई थी टाइप्स ऑफ सॉइल में, लास्ट 16th नंबर सॉइल विच इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, उसमें कौन सा होता है? यही होता है मोंट मोरलाइट मिनरल। वहां बता भी था कि इसके प्रेजेंस होने से क्या इफेक्ट होता है क्ले के ऊपर। इसमें इफेक्ट ये होता है कि वो क्ले जो होती है एक्सपेंसिव नेचर की हो जाती है, मतलब हाईली स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी को शो करता है ये मोंट मोरलाइट क्ले मिनरल। तो लिखिएगा इसके अंदर, माउंट मोनाइट क्ले मिनरल के अंदर, याद आ गया 16th टाइप ऑफ सॉइल, उसके अंदर हमने बताया था इट इज मेड अप ऑफ टू सिलिका एंड वन एल्यूमिना शीट। इससे बना, मिलके बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ टू सिलिका एंड वन एल्यूमिना शीट।
एल्यूमिना शीट, टू सिलिका एंड वन एल्यूमिना शीट से मिलके बना होता है। डिफरेंट यूनिट्स different units are joined together by what H2O bond, water bond से जुड़ी हुई होती है। Different units are joined together by water bond। फिर hence such soil shows hence such soil shows highly swelling and shrinkage property। कैसी प्रॉपर्टी शो करता है मोंटमोलाइट? हेंस सच सॉइल शोज हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी, मतलब एक्सपेंसिव नेचर का होता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो डिफरेंट यूनिट्स हैं दे आर जॉइंट टुगेदर बाय अ वाटर बॉन्ड, क्योंकि ये H2O बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। डिफरेंट यूनिट्स किससे जुड़ी होती हैं? H2O बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे लिख रखा है 2:1। 2:1 का मतलब समझे, 2 सिलिका और 1 एल्यूमिना शीट मिलके क्या बनाएंगी? एक यूनिट बनाएंगी। 2 एल्यूमिना एंड 1 सिलिका, 2 सिलिका एंड 1 एल्यूमिना शीट मिलके क्या बनाएंगी? एक यूनिट बनाएंगी। और ये डिफरेंट यूनिट्स किससे जुड़ी होंगी? H2O बॉन्ड से जुड़ी होंगी। ये वीकेस्ट क्ले मिनरल कहलाता है। दिस क्ले मिनरल इज वीकेस्ट क्ले मिनरल। रीजन क्या है? बिकॉज एक्टिविटी जो होती है वो इसकी मैक्सिमम होती है 7.2। कितनी होती है एक्टिविटी वैल्यू? वॉल्यूम चेंज कितना? 7.2। नोट करिएगा। डन करिएगा नोट करके। फिर अपन आएंगे इसके स्ट्रक्चर पे कि मॉन्ट मोनलाइट जो क्ले मिनरल है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। चलिए गुड। अब आते हैं 2:1 लिखा था तो 2 सिलिका शीट। सिलिका शीट कैसा? ट्रेपेजोइडल शेप सिलिका एंड 1 एल्यूमिना। तो 2 सिलिका शीट, तो ये हो गई आपकी 2 सिलिका शीट। तो दिस इज कॉल्ड अ यूनिट, इसको हम कहते हैं यूनिट। ठीक है, 2 सिलिका एंड 1 एल्यूमिना शीट एक यूनिट, और ये है आपकी नेक्स्ट यूनिट। ये डिफरेंट यूनिट जो होती हैं दीज आर जॉइंट टुगेदर बाय व्हाट बॉन्ड? H2O बॉन्ड। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? H2O बॉन्ड होगा, वाटर बॉन्ड होगा। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल अगर बात करें तो ब्लैक कॉटन सॉइल, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर फॉर्म होता है क्ले मिनरल, किसमें? ब्लैक कॉटन सॉइल। 2:1 ये है आपका 2:1। ये 2 सिलिका और 1 एल्यूमिनियम। 2:1 सॉइल बोल सकते हो, बोल सकते हो। इन सब के अंदर कौन सा मिनरल दिखेगा? मिनरल। इसी को हम सेमिसाइट भी बोल सकते हैं।
सेमिसाइटाइट जो क्ले मिनरल है उसे भी क्या कहते हैं, मोंटमोलाइट क्ले मिनरल का ही टाइप कहते हैं, सेमिसाइटाइट। सेम प्रॉपर्टी शो करता है, वो भी सेम प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर है? जैसी प्रॉपर्टी मोंटमोलाइट शो करेगा उसी तरह की प्रॉपर्टी सेमिटाइट मिनरल भी, सेमिसिटाइट, SMECTIT, सेमिटाइट मिनरल। क्लियर हुआ? हो गया नोट? हो गया नोट? बताइएगा। चलिए फिर आते हैं अपन नेक्स्ट पे, एलाइट क्ले मिनरल। द लास्ट क्ले मिनरल इज, थर्ड इज एलाइट क्ले मिनरल। एलाइट क्ले मिनरल जो होता है इसके अंदर भी 2:1 से बना होता है। रेशियो क्या है? 2:1, मतलब 2 सिलिका एंड 1 एल्यूमिना शीट से मिलकर एक यूनिट बनती है। और दीज डिफरेंट यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय विच आयनिक बॉन्ड, पोटेशियम आयन या आयनिक बॉन्ड से ये यूनिट क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल कौन सा होगा इसका? एलिवियल सॉइल होगा। कौन सा होगा? एलिवियल सॉइल होगा। तो लिखिएगा इसके अंदर अब, एलाइट क्ले मिनरल के अंदर पहले तो ब्रैकेट में लिख दो 2:1। क्या लिखोगे? 2:1। तो 2 सिलिका एंड 1 एल्यूमिना शीट से मिलके बना हुआ होता है। तो यहां पे लिखिएगा, इट इज मेड अप ऑफ 2 सिलिका शीट, इट इज मेड अप ऑफ 2 सिलिका शीट एंड 1 एल्यूमिना शीट। 2 सिलिका और 1 एल्यूमिना शीट से मिलके बना होता है। डिफरेंट यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय, या सच यूनिट लिख सकते हो, such units are joined together by ionic bond। आयनिक बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। किससे होती हैं? आयनिक बॉन्ड से। 2 सिलिका शीट एंड 1 एल्यूमिना शीट से मिलकर बना होता है। और डिफरेंट यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर कौन सा होगा? पोटेशियम आयन होगा, के प्लस आयन से जुड़ी होंगी। इसको नोट करके डन करिएगा। चलिए हो गया। अब आते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो वही 2:1। तो ये हो गया आपका सिलिका, ये हो गया 2 सिलिका एंड 1 एल्यूमिना शीट। ये हो गया 2 सिलिका एंड 1 एल्यूमिना शीट। दीज शीट आर joined together by ionic bond। आयोनिक आयनिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। और वो कौन सा आयन होता है? तो पोटेशियम के प्लस आयन से जुड़ी होती है। डिफरेंट यूनिट्स आर जॉइंड बाय पोटेशियम आयन, आयन। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा बताया था? एल्यूवियल सॉइल। एग्जाम्पल भी लिख दो, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल कौन सी होती है? एल्यूवियल सॉइल कौन सी होती है? एयर, वाटर, ग्रेविटी, बताओ। एल्यूवियल सॉइल कौन सी होती है? पढ़ा दिया था आपको ना टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर। एयर
के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी, वाटर के थ्रू या ग्रेविटी के थ्रू? बताइए जल्दी। एल्यूवियल सॉइल, वाटर, वेरी गुड। एल्यूवियल सॉइल हो गया, लेकस्ट्राइन सॉइल हो गया, मरीन सॉइल हो गया, वाटर ब्लोन या वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ये लाइन हो गया लोएस हो गया, ये आपकी एयर या विंड ब्लोन सॉइल है। और कॉलिवेल हो गया ग्रेविटी। ठीक है, तो बेसिक ये तो पता होना चाहिए आपको। फिर आते हैं अपन, हो गया सभी का नोट? तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नोट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर अपन आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। चलो, गुड। नेक्स्ट चैप्टर इज यूनिट नंबर, यूनिट नंबर 5th, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। परमिएबिलिटी क्या होता है बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर आप वॉइस वाला भी सिस्टम है आपके पास तो बताइएगा। व्हाट डू यू मीन बाय परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय परमिएबिलिटी? आइदर यू कैन टाइप और यू कैन स्पीक। बताइए। कोई इशू नहीं। permeability, it is a property of soil in which how with which water flow through the soil, कितनी आसानी से वाटर उस सॉइल मास से फ्लो कर रहा है, इसे परमेबिलिटी कहते हैं। परमेबिलिटी हर टाइप ऑफ सॉइल की अलग होगी, सैंड की अलग होगी, सिल्ट की अलग होगी, क्ले की अलग होगी, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। इसके ऊपर डिपेंड करेगा साइज ऑफ द पार्टिकल, और साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिसेंबल फॉर द साइज ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, दोनों एक ही बात हुई। तो परमिएबिलिटी क्या है? हाउ इज विद विच सॉइल कैन बी वाटर कैन बी फ्लो थ्रू द सॉइल, कितनी आसानी से जो है आपका वाटर उस सॉइल मास में से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज द परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी डिपेंड करती है टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिएगा इधर, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी में लिखना है आपने आपको, द परमिएबिलिटी ऑफ अ सॉइल इज अ प्रॉपर्टी, द permeability of a soil is a property, is a property permeability of soil is a property which describes quantitatively, which describes which describes quantitatively the ease with which water, the ease with which water flow through the soil mass, which water flow through that soil mass, flow through the soil mass। ये सर ये प्रॉपर्टी होती है जिससे वाटर किसी भी सॉइल, कितनी आसानी से कोई भी वाटर उस सॉइल में से फ्लो कर रहा है, इस फ्लो करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं परमिएबिलिटी।
इट इज टर्म्ड एज परमिबिलिटी। नोट करिएगा, नोट करके डन करिएगा। नोट करके डन करिएगा। डन, वेरी गुड। थोड़ा सा क्या डन करते रहिए ताकि पता रहे कि आप एक्टिव हैं, एक्टिव मोड पे हैं कि नहीं है, ये थोड़ा सा पता चलता रहेगा। ठीक है ना, चलिए गुड। अब आते हैं कि परमिएबिलिटी और किस फैक्टर पे डिपेंड करी, तो बहुत सारे फैक्टर है। वॉइड रेशियो हो गया, साइज हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फ्लूइड प्रॉपर्टी हो गई, टेम्परेचर हो गया, मिनरल्स प्रेजेंट हो गया उसके अंदर। ठीक है, तो कई सारे फैक्टर्स पे परमिएबिलिटी डिपेंड करती है। और इस परमिएबिलिटी अगर बात करें किस में ज्यादा होगी, कोर्स ग्रेन सॉइल में या फाइन ग्रेन सॉइल में, बताइएगा। ये तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। And which type of soil permeability is more, either in coarse grain soil or fine grain soil? बताइए भाई। नहीं बता। अब बात यह है कि कोर्स ग्रेन सॉइल में जो वॉइड्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल में वॉइड कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, बट फाइन ग्रेन सॉइल में वॉइड इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। जिसमें इंटरकनेक्टेड होंगे उसमें से ऑब्वियस सी बात है परमिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में परमिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट कि परमिएबिलिटी को डिटरमाइन करने की एक लॉ है और उस लॉ को बोलते हैं डार्सीज लॉ। ये एनवायरमेंट में भी आपने पढ़ी होगी, एफएम में भी शायद कहीं ना कहीं आपने देखी होगी डार्सीज लॉ। ठीक है, डार्सी लॉ क्या करती है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन दी परमिएबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉइल। किसी भी सॉइल की परमिएबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम डार्सी लॉ का यूज करा जाता है। किसका, डार्सी लॉ का यूज किया जाता है। तो लिखिएगा डार्सी लॉ। डार्सी लॉ क्या होता है, तो अगर हम फॉर्मूले से देखें तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू ए। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू ए। Q क्या है आपका, Q जो है वो आपका है डिस्चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम या डिस्चार्ज है आपका। I जो है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है और A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, I जो है वो क्या है आपका, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये क्या होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, कितना हेड लॉस हुआ, या फिर बोल सकते हैं हेड फॉर कॉजिंग फ्लो, जो फ्लो को कॉज कर रहा है वो हेड, या फिर बोल सकते हैं हेड लॉस, बात एक ही है, पर यूनिट लेंथ। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल मास, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल मास या सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल का क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉइल मास का क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा है, वो होगा आपका ए। क्यू जो है, क्यू को लिख दीजिएगा फ्लो अकरिंग पर यूनिट टाइम, मतलब वही होगा डिस्चार्ज। ये क्या हो गया, फ्लो अकरिंग पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्चार्ज हो गया। तो अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, ये तो आपने देखा होगा सोम के अंदर भी, कौन सी, हुक्स लॉ के अंदर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन होता है। उसी तरह से यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट वो होगा के।
Q इज इक्वल टू के आई ए, क्या आ गया उसके जगह प्रोपोर्शनलिटी के साथ एक कांस्टेंट और के हो गया। इस के को बोलते हैं के इज दी कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। कौन सा कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आया? के। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका Q इज इक्वल टू के आई है। अगर हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, बट ये सफिशिएंट है। अब हमें पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्चार्ज क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो हमें क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज अपॉन में एरिया कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ये सभी को होता है। Q इज इक्वल टू ए भी होता है, और Q बाय ए वेलोसिटी दे देगा, तो V इज इक्वल टू के आई लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं इक्वल टू की जगह, तो V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? I। इसकी जगह बोल दीजिए, या फिर इसकी जगह बोल दीजिए, के की जगह हमने हटा दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया, तो V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I भी कह सकते हैं। तो ये भी आपकी डार्सी लॉ को ही रिसेंबल करता है। अब किसी भी सॉइल में फ्लो कब होता है? जब हेड लॉस होगा तभी फ्लो होगा। अगर हेड लॉस नहीं है तो फ्लो नहीं होगा। कैसे? वो डायग्राम से मैं अभी आपको बता दूंगा। क्लियर हुआ? तो किसी भी सॉइल में फ्लो कब होता है? जब हेड लॉस होगा, या वाटर हाई हेड से लो हेड की तरफ मूव करेगा तभी फ्लो होगा। क्लियर? तो नोट करके डन करिएगा, फिर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। नोट करके डन करिएगा, कोई डाउट है तो पूछिए। वेरी गुड। तो अब देखिएगा, डायग्राम देखते हैं, फिर इसका स्टेटमेंट देखेंगे डार्सी लॉ का। एक होता क्या है, ये आपका एक सॉइल सैंपल है। ठीक है, ये आपका डेटम, ये क्या है आपका? सॉइल सैंपल। ये है L इज द लेंथ ऑफ द सॉइल मास। ये क्या है? लेंथ ऑफ द सॉइल मास। ये है आपका वाटर, या अवेलेबल हेड बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? यहां से वाटर क्या कर रहा है? इस सॉइल सैंपल से फ्लो कर रहा है, और कहाँ पे इंसर्ट कर रहा है? इस नेक्स्ट एंड पे ये आ रहा है। तो ये ए पॉइंट, तो हमने क्या कह दिया कि सर ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से जा रहा है और बी पॉइंट पे एग्जिट कर रहा है। किसी भी सॉइल सैंपल में क्या करना है? परमिएबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? एच ए। ये क्या होगा? एच बी। एच ए और एच बी। अब हेड लॉस क्या होता है, या हेड कॉजिंग फ्लो क्या होता है, वो देखिएगा कि सर यहां पे हमने इन हेड को जब देखा, इन हेड के बीच में डिफरेंस क्या था? ये डिफरेंस था। इसको लिखते हैं अपन हेड लॉस या हेड कॉजिंग फ्लो। एच ए माइनस एच बी, एच ए माइनस एच बी, ये होना चाहिए। अगर ये 10 है और ये 5 है तो हेड लॉस हो गया 5 का। तो हेड लॉस बिल्कुल होना चाहिए, तभी आपका फ्लो पॉसिबल है, अदरवाइज फ्लो पॉसिबल नहीं है। ये डेटम बोल दीजिए, ये जेड जेड ए है डेटम, और ये जेड बी है डेटम।
ये जेड बी है डेटम, और ये क्या है आपका डेटम। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट है तो बताओ। तो हेड कॉजिंग फ्लो कब होगा? जब हेड डिफरेंस, अगर हेड डिफरेंस या हेड लॉस नहीं है तो फ्लो नहीं होगा। अगर मैं सेम सॉइल सैंपल को ऐसे रख दूं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर मैं इसको रख दूं, और यहाँ पे पीजोमीटर हमने लगा रखा है, यहाँ पे पीजोमीटर लगा रखा है, और यहाँ पे सेम हेड है, दोनों में जो क्या है, सेम हेड है, तो क्या फ्लो करेगा? तो क्या फ्लो करेगा? बताइएगा। तो क्या फ्लो करेगा क्या वाटर उसमें से, उस सॉइल मास में से? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसमें क्या है, क्योंकि सर यहाँ पे तो हेड लॉस जीरो हो गया। हेड लॉस जीरो का मतलब एक पानी की बकेट जो है, अपन अगर बाथरूम में बात करें, पानी की बकेट है, अगर वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख रखी है, मतलब उसमें दोनों साइड अगर हेड की बात करें तो हेड क्या है सर, सेम है, फ्लो नहीं करती। जैसे आप उसको टेढ़ा कर देते हो बकेट में, तो क्या होगा सर, हेड डिफरेंस हो जाता है, हेड वेरिएशन हो जाता है, हेड चेंज हो जाता है, वाटर सरफेस क्या होती है, स्लाइड कर जाती है। हेड अगर वेरिएशन हुआ तो क्या होगा, वो फ्लो करेगा। तो वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। बात क्लियर है सभी को? तो जब तक हेड लॉस नहीं होगा तब तक वाटर उसमें से फ्लो नहीं करेगा, तब तक वाटर उसमें से फ्लो नहीं करेगा। अगर हेड लॉस जीरो, तो नो वाटर विल फ्लो थ्रू दी सॉइल मास। नोट करिएगा और नोट करके डन करिएगा। तो होता है ना, जो बाथरूम में जो बकेट होती है, उस बकेट अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख रखी है तो कोई फ्लो नहीं होगा। जैसे आप उसको टेढ़ी कर देते हैं हल्का सा, तो क्या होगा, फ्लो करने लग जाएगा। अभी ये बॉटल की कहानी देख लो। ये बॉटल है, ये बॉटल में पानी है, ये फ्लो नहीं कर रहा। जब तक इसको टेढ़ा नहीं करोगे तो हेड टेढ़ा करते ही ये क्या हो गया, हेड ये चेंज हो गया, दोनों हेड चेंज हो गया, फ्लो करने लग जाएगा। नोट करके डन करिए। फिर अपन लिखते हैं इसका स्टेटमेंट डार्सीज लॉ का, Q इज इक्वल टू के आई ए का। तो किसी भी सॉइल में अगर फ्लो करवाना है तो उसमें हेड लॉस होना चाहिए या हेड कॉजिंग फ्लो होना चाहिए। तो परमिएबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं आपके, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। डन, वेरी गुड। अब चलिए अपन इसके स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट देखिएगा, स्टेटमेंट क्या है, द फ्लो अकरिंग पर यूनिट टाइम, द फ्लो अकरिंग the flow occurring per unit time q is directly proportional to, q is directly proportional to, proportional to the head causing flow, the head causing flow। हेड causing flow क्या बताया था, हेड लॉस ही होता है।
हेड लॉस, ठीक है, हेड कॉजिंग फ्लो एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द एरिया ऑफ क्रॉस section of a soil sample, area of cross section of a soil sample, but inversely proportional to the but inversely proportional to the length of the sample, length of the sample. कैसे आया ये स्टेटमेंट, या क्या स्टेटमेंट कहना चाहता है वो देखिएगा यहाँ पे कि द फ्लो, देखिएगा द फ्लो अकरिंग पर एट टाइम, मतलब डिस्चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हेड क्लोजिंग फ्लो, क्योंकि Q इज टू के आई ए, क्या होता है के आई ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हेड कॉजिंग फ्लो। तो आई क्या होता है, आई को लिख सकते हैं हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड कॉजिंग द फ्लो, हेड लॉस एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ द सैंपल। तो के क्यू जो है इनवर्स रिलेशनशिप है किससे, लेंथ ऑफ द सैंपल से। तो ये है आपका डार्सी लॉ का स्टेटमेंट। नोट करिएगा। नोट करिएगा, कोई डाउट है तो बताइएगा। कोई डाउट है तो बताइएगा कमेंट में। चलिए गुड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपके लिमिटेशंस ऑफ डार्सी लॉ। डार्सी लॉ के क्या लिमिटेशंस थे, तो लिखिएगा लिमिटेशंस ऑफ डार्सी लॉ। लिमिटेशन ऑफ डार्सी लॉ, तो फर्स्ट लिमिटेशन आप देखिए डार्सी लॉ का क्या कहना चाहते हैं डार्सी। तो फर्स्ट ये है कि सॉइल को वो मान के चलते हैं, सॉइल कैसी होगी, सॉइल इज कंसिडर्ड एज फुली सैचुरेटेड। सॉइल को कैसे मान के चलते हैं, फुली सैचुरेटेड, बट ये लिमिटेशन है, हमेशा यही कंडीशन थोड़ी होती है, सॉइल पार्शियली भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू द डार्सी और अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ ही सेज दैट द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्लो कैसा होगा, फ्लो इज लेमिनार, फ्लो इज लेमिनार। कैसा कंसिडर करके चलते हैं, वो मान के चलते हैं कि जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, लेमिनार होगा। नेक्स्ट इज कि laminar flow is also occurs in fine grain soil. Laminar flow is only in is only in fine grain soil, मतलब मेजर फाइन ग्रेन सॉइल में होता है, फाइन ग्रेन सॉइल।
डार्सी लॉ इज वैलिड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। डार्सी लॉ इज वैलिड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, इसलिए डार्सी लॉ किसके लिए वैलिड था? फाइन ग्रेन सॉइल। ड्यूरिंग द टेस्ट, जब हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, डार्सी लॉ परफॉर्म जब हम कर रहे हैं, ड्यूरिंग द टेस्ट देयर विल बी नो वॉल्यूम चेंज, कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ये भी उनका स्टेटमेंट था। तो लिखिएगा, नो वॉल्यूम चेंज अकर्स ड्यूरिंग द फ्लो। नो वॉल्यूम चेंज अकर्स ड्यूरिंग द फ्लो। नो वॉल्यूम चेंज, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द फ्लो, ऐसा उनका कहना था। इतना। और कोई डाउट है तो पूछिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि सॉइल कैसी होगी? फुल्ली सैचुरेटेड। जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड, लिमिटेशन है ये इनकी। नेक्स्ट, फ्लो कैसा होता है? लैमिनार, देयरफॉर डार्सी लॉ इज वैलिड फॉर लैमिनार फ्लो। और नो वॉल्यूम चेंज। चलिए नोट करिएगा। हुआ नोट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए गुड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा, नोट के अंदर क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो थ्रू सॉइल के लिए कितना होता है? फ्लो थ्रू सॉइल्स के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1 या 1 से लेस होगी तो क्या कंडीशन होगी? तभी होगा सॉइल में से फ्लो। तो फ्लो थ्रू सॉइल। इसी तरह से अगर हमें पता है किसके, एफएम के अंदर लेमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं, एफएम के अंदर हमें क्या बात करते हैं? पाइप फ्लो और ग्रेविटी फ्लो के लिए, ओपन चैनल फ्लो के लिए तो क्या होती है? 2000 से लेस देन, तो रेनॉल्ड्स नंबर is less than equal to 2000 laminar flow in case of flow through pipe. Flow through pipe, and here Reynolds number is less than equal to 500 फ्लो, ओपन चैनल फ्लो जिसको बोलते हैं ग्रेविटी फ्लो। किसके लिए? ओपन चैनल फ्लो, चैनल फ्लो के लिए। तो हमारा तो क्या काम है, बेसिक बस इसको याद रखना है कि लैमिनार फ्लो कब होगा सॉइल में से? जब रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन इक्वल टू 1 हो। इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1। फिर एक न्यूमेरिकल देता हूं, आप सॉल्व करिएगा।
देन या इक्वल टू 1 होगी तो ही होगा फ्लो थ्रू सॉइल। अगर 2000 से कम है उसकी है, या 5500 से कम होगा ओपन चैनल फ्लो होगा। फिर अपन आते हैं वेरी गुड। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर द सॉइल स्पेसिमेन शोन इन फिगर, फॉर अ सॉइल स्पेसिमेन shown in figure, calculate the soil permeability, calculate the permeability of soil, permeability of soil if rate of flow is 2 centimeter cube per minute, 2 centimeter cube पर मिनट, रेट ऑफ फ्लो कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। टेक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of soil specimen as of a soil specimen is what 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है 8 सेंटीमीटर। डायग्राम देखिएगा कि ये एक सॉइल मास है, ये जो एल जो होगी वो क्या होगी, लेंथ होगी सॉइल मास की। वो लेंथ कितनी की मैंने आपको 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। और ये है आपका सॉइल सैंपल, यहाँ पे आपका वाटर लेवल, ये हो गया एच ए, वो हो गया आपका एच आएगा 15 एंड 5, ये दे रखा है 15 और ये गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट करिए यूनिट, यूनिट जो होता है परमेबिलिटी की यूनिट जो पूछ रही है, पूछा गया है इसके अंदर, वो यूनिट किसके टर्म्स में पूछी गई है वो भी लिख लीजिएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर, सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। बताइएगा, ये आपका पूरा अरेंजमेंट है, ये पूरा फॉर्मूला सब पता है आपको, आपको क्या निकालना है, परमेबिलिटी निकालना है। सॉल्व करिएगा, मैं आपको देता हूं 2 मिनट, 2 मिनट में तो हो जाना चाहिए सॉल्व। 2 मिनट्स आपके पास, सॉल्व करिए आराम से और वैल्यू बताइएगा क्या है 18 सेंटीमीटर पर सेकंड।
0.3 आया श्रेया? नहीं बेटा, 0.3 कैसे आ गया? चलिए कोई बात नहीं, जो भी आंसर आया सबसे पहले देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा, हेड लॉस निकालना है हमें। हेड लॉस क्या? एच ए माइनस एच बी, दिस इज कॉल्ड एच ए एंड दिस इज कॉल्ड एच बी। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ताकि आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख जाओ। ठीक है, तो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हेड लॉस। फॉर्मूला अप्लाई करना है, Q इज इक्वल टू के आई ए। यूनिट किस में है? सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर यूनिट है आपकी, सेंटीमीटर पर सेकंड पर। यहां पे देखिए रेट ऑफ फ्लो, मतलब जो क्यू गिवन है वो क्यू किसके अंदर गिवन है? 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के अंदर गिवन है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? सेकंड में। तो क्यू क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मिनट को मल्टीप्लाई 60 तो सेकंड हो गया। अब क्या करना है? लेंथ आपको गिवन ही है, ये सेंटीमीटर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया, एरिया भी आपको गिवन है, ये रहा आपका एरिया, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ही है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू के। आई क्या होता है? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। अगर मैं यहाँ पे आई निकाल के रख देते हैं, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, हेड लॉस कितना? 10 पर यूनिट लेंथ 12, तो 10 बाय 12, तो पुट कर दूं 10 बाय 12 इंटू एरिया 8। एरिया हो गया आपका 8, ये क्वेश्चन में गिवन है एरिया। देन के कैलकुलेट करना है, तो के क्या हो गया? 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10 इंटू 8। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका 2 6 जा 12, या 6 से कर दे सीधे, रुकिए इसको सॉल्व करिए। 6 जा 12 और ये 10 हो गया, ठीक। और ये 2 जा 4, तो 4 और 4 2 जा 8, तो कितना हो गया? 1 अपॉन में 200, यही हो गया 1 अपॉन में 200। तो कितना हो गया? 0.5। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10⁻³ -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ आप सही से। सुजीत 13.34, अरे ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? अरे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल बेसिक, ताकि आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीखें। कोई बात नहीं, गलती होगी तो सीखोगे। आपकी मिनट को सेकंड में, यूनिट मैंने इसलिए लिखी थी कि आपको उसके अंदर कन्वर्ट करके फिर आंसर लाना है। है ना? और अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं बता चुका हूँ आपको कि आपके महाराष्ट्र में भी वैकेंसी आई है जेई की, तो आप फिल कर दीजिएगा फॉर्म। ठीक है, वैकेंसी आई है शायद महाराष्ट्र में, देखिएगा। पर कुछ सेकंड ईयर वाले हैं, कुछ थर्ड ईयर वाले हैं। ये थोड़ा सा आपका अभी तो प्रिपरेशन का टाइम है। हो गया डन? बताइए फास्ट। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, स्पीच वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी। नोट करके डन करिएगा। वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट वन इज
सीपेज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी को देखिएगा, सीपेज वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय अ सिंबल वी एस। दो वेलोसिटी होती है, जैसे हमने पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक तो होती है हमारी सर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको बोलते हैं आपका अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक होती है ट्रू एब्सोल्यूट या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, एक होता है जी और एक जीएम होता है। इसी तरह से यहाँ वेलोसिटी भी क्या है, दो तरह की होगी, एक तो होगी स्पेसिफिक सीपेज वेलोसिटी और एक होगी डिस्चार्ज या फ्लो वेलोसिटी। तो हम देख रहे हैं सबसे पहला टॉपिक है सीपेज वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इसके रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके गेट के एग्जाम में, एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो सीपेज वेलोसिटी क्या होता है? इन सीपेज वेलोसिटी, इसको आप बोल सकते हो सर ये एक्चुअल वेलोसिटी है। व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज एक्चुअल वेलोसिटी? बिकॉज इसके अंदर एरिया ऑफ वॉइड्स कंसिडर किया जाता है, बट एक्चुअल में यही तो होगा। किसी भी सॉइल मास से, किसी भी सॉइल मास में से वाटर जब फ्लो करेगा, वो फ्लो कहां से करेगा? इन द एरिया ऑफ द वॉइड्स, वॉइड्स से पास करेगा ना, वो सॉइल मास में से पास नहीं होगा। सॉइल तो किसका पार्ट है सर? रॉक का पार्ट है, फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ रॉक है ना सॉइल। तो वो तो क्या होता है? रॉक। रॉक तो एक्विफ्यूज होता है। एक्विफ्यूज का मतलब नाइदर पोरस और नॉर परमिएबल, इस तरह की ओपनिंग होती है। ठीक है, नाइदर पोरस और नॉर परमिएबल तरह की ओपनिंग होती है। तो वही बात हो रही है कि सीपेज वेलोसिटी के अंदर एरिया ऑफ वॉइड्स लिया जाता है और डिस्चार्ज या फ्लो वेलोसिटी में एक्चुअल एरिया दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो लिखिएगा, सीपेज वेलोसिटी में द वेलोसिटी थ्रू द पोर्स इज कॉल्ड सीपेज वेलोसिटी। वेलोसिटी थ्रू द वॉइड्स लिख दीजिएगा, voids of a soil mass is considered in seepage velocity. The velocity is called, लिख दीजिएगा, is called seepage velocity। अब देखिए, हमें ये फॉर्मूला सभी को पता है कि सर Q जो होता है, Q इज इक्वल टू AB होता है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं सीपेज वेलोसिटी की। तो Q, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? सीपेज वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी ऑफ सीपेज VS, एरिया कौन सा लेंगे? एरिया ऑफ वॉइड लेंगे। तो ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। इसी तरह से नेक्स्ट, इन डिस्चार्ज वेलोसिटी, और उसी को हम क्या कहते हैं? स्लैश फ्लो वेलोसिटी। इन डिस्चार्ज और फ्लो वेलोसिटी, टोटल एरिया ऑफ, टोटल एरिया ऑफ सॉइल मास इज कंसिडर्ड। इसमें टोटल एरिया कंसिडर किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है? एरिया ऑफ द वॉइड। तो एक्चुअल में जो वाटर फ्लो करता है किसी सॉइल सैंपल में, वो एक्चुअली में वॉइड्स के थ्रू ही तो पास करेगा। तो इसमें एरिया ऑफ द वॉइड, इसमें क्या लेते हैं? टोटल एरिया लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो गया? Q इज इक्वल टू AV। Q इज इक्वल टू AV। तो अब ये जो आपका सेकंड इक्वेशन बन गया, V क्या है? डिस्चार्ज वेलोसिटी या फ्लो वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और टोटल सॉइल मास का अगर एरिया की बात करें तो वो कैपिटल A हो गया। वहां पे तो क्या था? वॉइड से पास करता है, तो इसलिए एरिया ऑफ वॉइड, उसको रिप्रेजेंट करते हैं S से, तो VS हो गया। यहाँ पे तो V रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? बताओ। तो सीपेज और डिस्चार्ज में क्या फर्क है सर? डिस्चार्ज में टोटल एरिया कंसिडर करते हैं और सीपेज के अंदर एरिया ऑफ वॉइड्स कंसिडर करते हैं। नोट करके डन करिएगा, कोई डाउट है तो पूछिए।
अब क्या करना है, हमें रिलेशनशिप निकालना है इन बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड द फ्लो वेलोसिटी। और उस रिलेशनशिप पे ही क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं हमारे गेट एग्जामिनेशन में। तो वो रिलेशनशिप उसमें हेल्प करेगा जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। नोट करके डन करिएगा। वेरी गुड। चलिए अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो दोनों डिस्चार्ज है वो सेम कर दिए। सॉइल मास था वो आपका सेम सॉइल था, डिस्चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट कर दी, तो डिस्चार्ज कांस्टेंट कर देंगे, वन इक्वेशन इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। डिस्चार्ज विल बी कांस्टेंट, हमने डिस्चार्ज कांस्टेंट मान लिया, दोनों में सेम डिस्चार्ज है। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए वी इंटू ए वी होता है, इक्वल्स टू ए वी। तो एरिया ऑफ वॉइड, क्योंकि सीपेज वेलोसिटी तो वीएस और एरिया ऑफ वॉइड कंसीडर करते हैं, और डिस्चार्ज में एवी। अब हमें क्या निकालना है, वीएस और वी के अंदर रिलेशनशिप, वीएस इज इक्वल टू ए वी अपॉन में ए वी। तो इस वीएस को क्या लिख सकते हैं, वी डिवाइडेड बाय ए वी बाय ए वी बाय ए। पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल एरिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ से मल्टीप्लाई करना है ना। और हमने बोला कि क्या है सर, सॉइल से सेम सॉइल सैंपल है तो लेंथ भी सेम है, डिस्चार्ज भी सेम है। ठीक है, तो उस कंडीशन में लेंथ भी सेम हो गई। लेंथ लेंथ अगर वही वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, एरिया इनटू अगर मैं लेंथ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा सर, ये भी मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एरिया होता है मीटर स्क्वायर के अंदर, लेंथ होता है मीटर के अंदर, ये भी मीटर क्यूब हो गया। लेंथ बोलते हैं, हाइट या डेप्थ थिकनेस बोलते हैं, वो सभी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे इस कैंसिल आउट हो जाएगी, अपर और नीचे एल से एल कैंसिल आउट, तो ए वी बाय ए लिख सकते हैं। तो वी एस इज इक्वल टू वी बाय n. Here n is the porosity. Here n is represent the porosity. ठीक है, पोरोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी एस तो पता ही है, सी और वी क्या है आपका, डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो रिलेशनशिप क्या होगा, वी एस इक्वल्स टू पी बाय एन। ये नोट करिएगा, फिर मैं अगर कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे यहाँ पे। नोट होकर डन करिएगा। चलिए, गुड। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी में कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वीएस और वी, विच वेलोसिटी इज मोर। बताइएगा, ये आपने अभी देखा पूरा कंसेप्ट इसका। तो बताइएगा वीएस और वी में से कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और साथ में रीजन भी पता होना चाहिए। वीएस और वी में कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, विद रीजन। पहले तो बताओ कौन सी होगी और फिर उसके नीचे रीजन लिखिएगा। नहीं पता, कोई बात नहीं। अब देखिएगा, वीएस और वी में, तो वीएस इज मोर देन वी, मतलब जो सर ये सीपेज वेलोसिटी होगी, सीपेज वेलोसिटी जो होगी
इट इज मोर देन दी डिस्चार्ज वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी। ऐसा क्यों बोल दिया? ऐसा क्यों बोल दिया? जो सीपेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था? Q इज इक्वल टू ए वी। तो V क्या हो गया? Q बाय ए। तो Q बाय ए एरिया ऑफ वॉइड होगा। यहाँ पे V क्या हो गया? Q बाय ए। हमने डिस्चार्ज कांस्टेंट रख दिया। अब एरिया ऑफ वॉइड कौन सा ज्यादा होगा? कि सर टोटल एरिया जो है वो ज्यादा होगा एरिया ऑफ वॉइड से, ये तो पता ही है। फिर टोटल एरिया ज्यादा होगा, उसमें एरिया ऑफ सॉलिड्स भी होंगे, इसमें केवल होगा वाटर और एयर का। टू फेज डायग्राम पढ़ा था ना, इसमें केवल क्या होगा? वाटर और एयर का होगा। और इसमें तो क्या होगा सर? सॉलिड्स भी होंगे, सॉलिड वाटर एयर। कौन सा ज्यादा होगा? ए इज ग्रेटर देन ए बी। अगर ये बड़ा है ए, तो बात क्लियर होगी, ये वेलोसिटी छोटी होगी फिर विद रेस्पेक्ट टू सीपेज। इसलिए सीपेज वेलोसिटी इज मोर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी, इज मोर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी। इट इज बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। ठीक है, टोटल एरिया जो है वो ज्यादा होता है किसके करस्पॉन्डिंग? एरिया ऑफ वॉइड के करस्पॉन्डिंग। नोट कर दीजिएगा और डन करिएगा। फिर से एक्सप्लेन करें। देखिए, वी एस और वी, इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, एक सीपेज वेलोसिटी और दूसरा डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो हमें पता है डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू ए वी होता है, ये फॉर्मूला हमें पता ही है। तो इसके थ्रू हमें क्या करना है? वेलोसिटी क्या होगा? डिस्चार्ज अपॉन में एरिया हो गया। अब सीपेज वेलोसिटी की बात है, क्या होगा? डिस्चार्ज में एरिया। एरिया कौन सा लेते हैं वेलोसिटी में? एरिया ऑफ द वॉइड लेते हैं। इसी तरह वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं वीएस से। तो वी इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन में एरिया, इसको ले रहते हैं, इसको ए ही रहने दिया, उसमें वॉइड देते हैं तो ए भी लिख दिया। अब ए बी और ए में कौन बड़ा होगा? एरिया ऑफ सॉलिड होगा, वाटर भी होगा और एयर भी होगा। सीधी सी बात है, अगर ये पार्टिकल है, पार्टिकल के अंदर अगर मैं एरिया की बात करूं तो एक तो मैं ले रहा हूं सर टोटल एरिया। टोटल एरिया तो ये हो गया, और एरिया ऑफ वॉइड तो सर ये इनके बीच में जो है ये एरिया ले रहा हूं। तो एरिया ऑफ वॉइड क्या होगा सर? ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि इसमें से क्या होंगे? सॉलिड्स एलिमिनेट हो जाएंगे। सॉलिड्स क्या होंगे सर? एलिमिनेट हो जाएंगे। एरिया ऑफ वॉइड की बात कर रहे हो तो सॉलिड्स नहीं आएंगे इसमें से। क्या होगा? एरिया ऑफ सॉलिड्स क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा किसके अंदर से? एरिया ऑफ वॉइड के अंदर से। वॉइड्स क्या होंगे? वो वॉइड्स होंगे उन सॉइल सॉलिड्स के बीच में, जो पोर्सेज है उनको बोलते हैं वॉइड। तो एरिया ऑफ वॉइड क्या होगा सर? कम होगा एज कम्पेयर टू टोटल एरिया। अगर एरिया ऑफ वॉइड कम है, अगर ये वैल्यू कम है, तो वेलोसिटी क्या होगी सर? ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो इसी रिलेशनशिप से हमने क्या बोल दिया यहाँ पे कि जो वी एस ए, इट शुड बी ग्रेटर देन दी वी। चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं, नोट कर लीजिएगा, या नोट भी कर लिया हो तो डन करिए फास्ट। नोट भी कर लिया हो तो डन करिएगा। फिर अपन आएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट।
करके रन करिएगा। चलिए, अब आते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो पता ही है, हेड लॉस पर इनलेट, ये है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आईसी से डिनोट करते हैं। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल आईसी। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब क्या है? इट इज दैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अबव व्हिच सॉइल विल फ्लो। मतलब ये क्रिटिकल कंडीशन है, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जिससे ज्यादा अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू होते ही सॉइल क्या कर जाएगी, उस वाटर के साथ फ्लो कर जाएगी। इसे बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्लियर हुआ? इट इज दैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट at which the soil will flow along with water. It is that hydraulic gradient at which soil will flow along with water. सर ये वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, इट इज दैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट विच सॉइल विल फ्लो अलोंग द वाटर। उसके में सॉइल जो है वो पानी के साथ क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी, बह जाएगी। उस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हम कहते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें तो आई सी इज इक्वल टू जी माइनस वन अपॉन में वन प्लस ई, ये होता है फॉर्मूला। इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं गेट के अंदर, तो इस फॉर्मूले का भी न्यूमेरिकल के अंदर यूज होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इस पे ही पूछते हैं, वो तो 1 मार्क्स में पूछेंगे। और किसी और भी क्वेश्चन के अंदर इसका यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जब आपको निकालना हो तो जी माइनस वन अपॉन में वन प्लस ई। जी तो पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, जी तो पता है क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और ई जो है वो क्या है, वॉइड रेशो है। ई जो क्या है वो वॉइड रेशो है। कहानी क्लियर हुई? वेरी गुड। अब इसी का ही एक और फॉर्म होता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी आपने बुक में देखा होगा, तो वो अपन भी निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हो। बड़ा इजी फॉर्म है वो, इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी होता है। इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी होता है। कैसे? तो देखिएगा, IC इज इक्वल टू जी माइनस वन अपॉन में वन प्लस ई, एंड वी कैन राइट ई को क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन में वन माइनस एन। रिलेशनशिप बताया था वॉइड रेशो पोरोसिटी में, तो पुट कर सकते हैं बिल्कुल। तो IC जी माइनस वन अपॉन में वन प्लस एन अपॉन में वन माइनस एन पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो जी माइनस वन और हियर वन माइनस एन प्लस एन अपॉन में वन माइनस एन। ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस एन प्लस एन। हियर आई सी इज इक्वल टू जी माइनस वन अपॉन में वन माइनस एन रिमेनिंग रह गया। देन आई सी इज इक्वल टू, ये ऊपर भेज दिया, तो जी माइनस वन इंटू वन माइनस एन। इट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी। ये पोरोसिटी के टर्म्स में है। क्या डिफरेंस है सर? ये भी वही फॉर्मूला है, बस किसके टर्म्स में है, पोरोसिटी के टर्म्स में है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस पे, आईसी वाले फॉर्मूले पे, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना आप गेट के, तो वहां से आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस कंसेप्ट पे।
फिर अपन आएंगे टाइप ऑफ सॉइल और उनकी वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की। चलिए नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ सॉइल एंड कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी के यूनिट किसके अंदर है? सेंटीमीटर पर सेकंड, यही है, मिनट में है, सेंटीमीटर पर सेकंड में ही है। तो लिखिएगा ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सॉइल कौन कौन सी? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 1, सैंड के लिए 1 × 10⁻³ (1 × 10⁻³ 2, 1 × 10⁻⁻7, एंड क्ले के अंदर लेस देन 1 × 10⁻⁻7। तो क्या दिख रहा है? जैसे जैसे पार्टिकल की साइज रिड्यूस हो रही है, परमिएबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है। जैसे जैसे पार्टिकल की साइज बढ़ रही है, परमिएबिलिटी भी बढ़ रही है। क्लियर हुआ? इट विल डिपेंड्स साइज ऑफ द पार्टिकल। डन, वेरी गुड। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है और इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और करिएगा उनको सॉल्व। पर एक बार उस टॉपिक को देख लीजिएगा। वो है आपका परमिएबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल। स्ट्रेटिफाइड सॉइल मतलब लेयर्ड सॉइल को बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सॉइल। परमिएबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग पैरेलल टू दी बेडिंग प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दी बेडिंग प्लेन। दो कंडीशन, जब वाटर उस बेडिंग प्लेन के पैरेलल फ्लो करेगा या अलोंग दी बेडिंग प्लेन करेगा, और सेकंड व्हेन द फ्लो इज परपेंडिकुलर या टुवर्ड्स दी बेडिंग प्लेन फ्लो करेगा। इन दो कंडीशन से, इन दो कंडीशन से आपको क्या करना है? उस स्ट्रेटिफाइड सॉइल, लेयर्ड सॉइल की अलग अलग सॉइल है, अलग अलग प्रॉपर्टी है, उनकी परमेबिलिटी अलग अलग है। उन सॉइल की आपको इक्विवेलेंट परमेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो उसके उसके अपन रिगार्डिंग अपन यहाँ पे बातें करेंगे। परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल लिखिएगा। परमिएबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड सॉइल। स्ट्रेटिफाइड सॉइल की बात कर रहे हैं। परमिएबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। पहला कंडीशन क्या है? व्हेन फ्लो इज पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। व्हेन फ्लो इज पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स। बेडिंग प्लेन के क्या है? पैरेलल है। डायग्राम देखिएगा, ये एक सॉइल मास है, ये एक सॉइल मास है, ये सॉइल 1, ये सॉइल सेकंड एंड दिस इज सॉइल थर्ड। ये हो गया उसका हाइट, थिकनेस बोल दीजिए, हाइट बोल दीजिए h1, ये h2, ये h3,
और परमिएबिलिटी ये K1 एंड इट इज K2 एंड K3। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? के इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी, इसको बोल सकते हैं इन एक्स डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एक्स बोल दीजिए, हॉरिजॉन्टल बोल दीजिए, क्योंकि देखिएगा ये एक्सिस है और वाटर कैसे फ्लो कर रहा है? पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। ये बेडिंग प्लेन है, ये एक बेडिंग प्लेन है, ये नेक्स्ट बेडिंग प्लेन है, और ये एक और बेडिंग प्लेन। तो इसके पैरेलल फ्लो कर रहा है, पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। तो वाटर कैसा फ्लो कर रहा है वो डायरेक्शन भी देख लीजिए कि वाटर विल फ्लो, अरे वाटर विल फ्लो पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। कुछ इस तरह से वाटर फ्लो कर रहा है, इन बेडिंग प्लेन के पैरेलल है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ये कौन सा डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, तो पैरेलल है मतलब एक्स डायरेक्शन, या इसको और क्या कह सकते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यह लिख दिया के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? ये इस ओवरऑल सॉइल मास की परमिएबिलिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे क्या गिवन है? की परमिएबिलिटी K1, थिकनेस H1, सॉइल 2 की परमिएबिलिटी K2, थिकनेस H2, सॉइल 3 की परमिएबिलिटी K3, थिकनेस H3। इस पूरे सॉइल मास की, इस स्ट्रेटिफाइड सॉइल मास की परमिएबिलिटी क्या होगी? तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी इन एक्स और एच डायरेक्शन की। पहला कंडीशन कौन सा है? पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। बेडिंग प्लेन के पैरेलल है मतलब किसमें? इन एक्स डायरेक्शन और एच डायरेक्शन। तो ये होता है आपका समेशन ऑफ के एच अपॉन में summation of h. This is the formula to calculating the equivalent permeability by along in the case of parallel to the bedding plane. अब यहाँ पे कितने हैं? 3 प्लेन है, 4 हो, 5 हो, 7 हो, कितने भी हो, तो इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 3 है तो K1H1 समेशन है इसलिए K2H2 प्लस थर्ड के लिए K3H3 अपॉन में थिकनेस 1 H1, थिकनेस 2 H2 एंड थिकनेस 3 H3। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म एंड सो ऑन। अभी 3 है इसलिए 3 लिखे, और ज्यादा होते तो अपन और इसको ज्यादा लिख सकते थे। कंडीशन कौन सी है? पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, या आपका अलोंग द बेडिंग प्लेन, या एक्स डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो कुछ भी बोल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। नोट करिएगा। और डन करिएगा नोट करके। ये तो पहला केस हुआ जब वाटर कैसा फ्लो कर रहा है। सर जब वाटर फ्लो कर रहा है पैरेलल या अलोंग बेडिंग प्लेन, पैरेलल या बेडिंग प्लेन के साथ फ्लो कर रहा है। बताइए बताइए, सॉल्व करके जल्दी से इसको नोट करके बताइए, फिर क्वेश्चन भी करेंगे अपन। नोट करके बताइए, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। पहले सेकंड केस पे जाएंगे, फिर क्वेश्चन आएंगे। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहता है? व्हेन फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द पैडिंग प्लेन। जब फ्लो कैसा हो? व्हेन फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, टू द बेडिंग प्लेन। बेडिंग प्लेन के कैसा है सर? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन।
डायग्राम देखिएगा बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर वाले केस के अंदर कि वही सेम आपका स्ट्रेटिफाइड सॉइल है, ये 3 टाइप ऑफ सॉइल है, ये अगेन H1 फर्स्ट सॉइल की, H2 हाइट सेकंड सॉइल की, H3 हाइट थर्ड सॉइल की, ये हो गया K1, ये हो गया K2, ये हो गया K3, सॉइल 1, सॉइल 2 एंड सॉइल 3। बात किसकी आ रही है कि वाटर कैसा फ्लो कर रहा है सर, ये परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन है या टुवर्ड्स द बेडिंग प्लेन हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन कौन सा सर, वाई डायरेक्शन है, या इसको वर्टिकल डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के इक्विवेलेंट इन वाई डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन इज समेशन ऑफ एच अपॉन में समेशन ऑफ एच बाय के। तो के इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3, बिकॉज 3 टाइप ऑफ सॉइल है, H1 अपॉन में K1 प्लस H2 अपॉन में K2 प्लस H3 अपॉन में K3। तो ये हो गया इक्विवेलेंट परमेबिलिटी व्हेन द फ्लो इज परपेंडिकुलर बेडिंग प्लेन, जब फ्लो कैसा है, परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे और फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। अब ये कैसा दिख रहा है सर, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, बेडिंग प्लेन के अलोंग है, टुवर्ड्स अलोंग नहीं। तो इसको बोल सकते हैं वाई डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, इसे हम वर्टिकल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समेशन ऑफ एच अपॉन में समेशन ऑफ एच बाय के। तो 3 सॉइल मास है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो प्लस करता चला जाएगा। तो H1 H2 H3 3 था, इसलिए H1 अपॉन में K1, H2 अपॉन में K2, H3 अपॉन में K3। तो इस पे न्यूमेरिकल आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, इस पे पूछा गया है गेट में के अंदर 2 मार्क्स के अंदर। तो वहां ये कह देगा कि परमेबिलिटी जो फर्स्ट सॉइल की है वो कितनी है, ट्वाइस ऑफ द सॉइल थर्ड, एंड सेकंड जो है वो हाफ ऑफ द सॉइल थर्ड। तो किसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बोल देगा कि पहले की परमेबिलिटी सेकंड से हाफ है, कुछ इस तरह से वो फ्रेमिंग कर देते हैं। बाकी फॉर्मूले यही होता है, बस उस लैंग्वेज को समझना है आपको और उसको इनपुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 टाइम्स बोल देंगे या 1.5 टाइम्स से या 5/7 टाइम्स से, उस तरह से फ्रेमिंग करेंगे। लगाइएगा। तो बताइए हो गया, नोट कर लिया, वेरी गुड, डन। लास्ट अपन कुछ नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं, ज्यादा नहीं, उसके बाद में जो न्यूमेरिकल है वो अपन कल सॉल्व करेंगे, कल की, कल मतलब अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना है, आप जब पूछूं तो बता दीजिएगा। आइए अब नोट के अंदर क्या लिखना है कि जो इक्विवेलेंट परमेबिलिटी होती है इन एच और एक्स डायरेक्शन, it should be greater than the equivalent permeability in vertical और y डायरेक्शन। इक्विवेलेंट परमेबिलिटी जो होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वो ज्यादा होती है किससे, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। सर कैसे कह दिया, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा मैं उसमें आपको समझ में आ जाएगी कि अपने आप जब आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परमेबिलिटी की ज्यादा आएगी विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल और वाई डायरेक्शन। क्लियर हुआ। अगर 2D फ्लो दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, ये सभी आपके गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो काम आएगा। अगर 2D फ्लो दे रखा है और आपको पूछा है कि क्या कैलकुलेट करो, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी कैलकुलेट करो, तो क्या होगा,
के एक्स डॉट के वाई की पावर 1/2, या फिर क्या लिख सकते हैं के एक्स के वाई अंडर रूट। कब? इन केस ऑफ 2D फ्लो। बट अगर क्वेश्चन में अंदर आपको 2D नहीं, आपको 3D फ्लो दे दिया, ठीक है, 2D नहीं आपको 3D फ्लो दे दिया, तो फॉर 3 डायमेंशनल फ्लो, तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के एक्स डॉट के वाई डॉट के जेड की पावर 1/3। ठीक है, तो 3D फ्लो अगर आपको दे दिया, 3D फ्लो अगर आपको दे दिया, तो आप क्या लिखेंगे के एक्स के वाई के जेड की पावर 1/3 हुआ। आपको कई बार पूछ सकता है 1 मार्क्स के अंदर, वो है इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी। क्या पूछ सकता है आपको? इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी। तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी एक ही है, तो लिखिएगा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और इट इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी। और एक और नाम है उसको, स्पेसिफिक परमिएबिलिटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक परमिएबिलिटी भी कहते हैं। क्या होता है इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी? within the voids of the soil mass, the flow of water within the voids of the soil, or within the intrinsics का मतलब क्या होता है? voids होते हैं, ठीक है। intrinsics का मतलब होता है void, तो void of the soil mass में जो फ्लो करता है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है। के नॉट से नोट करते हैं, के नॉट इज इक्वल टू के म्यू बाय गामा डब्ल्यू, ये होता है इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी का फॉर्मूला। और अगर यूनिट भी पूछी गई है स्टेट एग्जाम्स के अंदर, तो वो है आपका मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और डार्सी, ये होती है इनकी यूनिट। तो नोट करिएगा, परमिएबिलिटी जो है वो क्या है? इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी नॉट इज इक्वल टू के म्यू इज इक्वल टू के म्यू बाय गामा, और यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ और डार्सी हुआ, ये सब उसकी यूनिट्स है। म्यू क्या है आपकी? डायनामिक विस्कोसिटी। और के क्या होती है आपकी? न्यू। न्यू जो होती है वो आपकी होती है कौन सी विस्कोसिटी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वो होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट से कल। तो आज के लिए गुड बाय। कल मतलब नेक्स्ट वीक। नोट हो गया सभी का? ओके, बाय।